Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I'm going to analyze unit second. Now, in this unit, I'm going to tell you the summary of Oedipus Rex, and side by side, we will also analyze some speeches in the Oedipus Rex. Okay, and Oedipus Rex is also called Oedipus Tyrannus or Oedipus the King. So here Rex means Tyrannus or king. Okay, it's a Greek term for a king. ओके एंड एज यू ऑल नो एडिपस रेक्स को कौन लिखा था? सोफोकल्स ने लिखा था. एक्चुअली सोफोकल्स ने एक ट्रिलॉजी लिखी थी, थीबन ट्रिलॉजी. उस ट्रिलॉजी में जो पहला प्ले है वो है एडिपस रेक्स एंड बाकी दो है एडिपस एट कोलोनस एंड एंटीगनी. तो थीबन ट्रिलॉजी का ये पहला प्ले है एडिपस रेक्स एंड इसे सोफोकल्स ने लिखा था. एंड ये एक शॉर्ट ट्रेजेडी है, यानी कि इसमें ये बहुत लंबी नहीं है and it has merely 1684 lines, and for the sake of convenience this entire tragedy has been divided into 5 sections. 5 सेक्शन में इसे बांटा गया है. एक्चुअली अर्लियर जो प्लेज हुआ करती थी उसमें एक्ट्स वाइज और सीन वाइज डिवीजन नहीं होता था, लेकिन एरिस्टोटल ने आफ्टर स्टडिंग द वर्क्स ऑफ सोफोकल्स, एरिस्टोटल ने अपने वर्क द पोएटिक्स में ये इंसिस्ट किया है कि अ प्ले शुड बी डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड सीन्स, एंड पर्टिकुलरली एक प्ले को 5 एक्ट्स में क्या होना चाहिए? डिवाइडेड होना चाहिए. ठीक है, उसमें एक्सपोजिशन होना चाहिए, राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, डिनाउनमेंट, ये सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए व्हेन वी आर एनालाइजिंग the plot of a tragedy. So if you want to know how to analyze the plot of a tragedy, of any drama for that matter, then I have already made a video on that pyramid, on that analysis, and I'll drop that link in the description below so you can go and watch it. Okay, so who insisted on a division of play into acts and scene? So Aristotle insisted on a division of a play into acts and scenes. Aristotle ने कहा था. Now let us quickly look at the structure of a play. यानी कि ग्रीक प्ले में स्ट्रक्चर क्या होता था, क्या क्या स्टेजेस होती थी. तो ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है, इस यूनिट में नहीं है, बट आई एम गिविंग यू एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ताकि और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो. ठीक है, सो द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रीक प्ले इज इट हैज़ 5 स्टेजेस. सो द फर्स्ट वन इज प्रोलॉग. प्रोलॉग में क्या होता है कि जो टॉपिक होता है ट्रेजेडी का या ड्रामा का, किसी भी चीज़ का, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, सो prologue is where the topic is introduced and it contains the introduction of the play. In the second stage which is parados, इसमें क्या होता है कि कोरस एंटर करती है. ठीक है, स्टेज में एंटर करती है एंड द कोरस चैंट्स द कोरल ओड, और कोरल ओड को क्या करती है? वो चैंट करती है. ओके, एंड द थर्ड स्टेज इज एपिसोड. एपिसोड में क्या होता है कि मेन पार्ट ऑफ द प्ले, यानी कि प्ले वहीं पे प्ले होती है. ठीक है, एंड जो प्ले होता है उसका जो प्लॉट होता है वो अनफोल्ड होती है, यानी कि इट इज़ द मेन पार्ट. एंड द फोर्थ स्टेज इज स्टैसिमन. स्टैसिमन में क्या होता है कि जो कोरस होता है वो ऑडियंस से इंटरेक्ट करता है एंड वो प्लॉट के ऊपर क्या करता है? कमेंट करता है. तो एडिपस रेक्स में भी हमें टाइम टू टाइम वो देखने को मिलेगा कि एडिपस जो कोरस है वो एडिपस से एक बार इंटरेक्ट कर रहा है, या ऑडियंस से, या एडिपस के फेट पे क्या कर रहा है? वो कमेंट कर रहा है. ओके, so that is Stesimen, and the plural of Stesimen is Stesima. And the fifth one is Exodus. Exodus में क्या होता है कि प्ले यहाँ पे खत्म हो जाता है. So as I have told you, this tragedy which is Oedipus Rex has been divided into 5 sections. 5 sections में divided है and total lines कितने हैं? 1684. So I am going to tell you the entire summary कि Oedipus Rex में क्या होता है. सो द एडिपस रेक्स जो प्ले है वो इस इंफॉर्मेशन से शुरू होता है कि सिटी ऑफ थीब्स में क्या हो चुका है? प्लेग फैल चुका है. ठीक है, नाउ समरी को शुरू करने से पहले यू नीड टू नो द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले. ठीक है, तो इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट और ट्रैजिक हीरो है एडिपस रेक्स एंड ही इज द किंग ऑफ थीब्स. जोकास्टा इज द क्वीन ऑफ थीब्स. बाद में पता चलेगा जोकास्टा इनकी मदर भी रह चुकी हैं एंड इनकी वाइफ भी है. एंड द थर्ड वन इज लायस. लायस कौन है? ये थीब्स के पहले राजा थे एंड किसी ने इनका मर्डर कर दिया था एंड उसके बाद एडिपस क्या बने? राजा बने. फिर क्रियॉन कौन है? क्रियॉन जोकास्टा का भाई और एडिपस का सन इन लॉ है.
एंड चिल्ड्रन ऑफ एडिपस एंड जोकास्टा, एडिपस और जोकास्टा के 4 बच्चे थे। तो वो थे पॉलिनाइसिस, एटिकल्स, ये दोनों बेटे थे, एंड इस्मनी एंड एंटिगनी, ये दोनों इनकी डॉटर्स थी। सो दीज आर दी कैरेक्टर्स यू नीड टू नो। सो प्लेग सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन से शुरू होती है कि सिटी ऑफ थीव्स में प्लेग फैल चुका है, एंड दिस प्लेग हैज बीन सेंट बाय गॉड अपोलो, एंड इट इज सपोज टू बी अ डिवाइन पनिशमेंट। इसको एक डिवाइन पनिशमेंट माना जा रहा है। एंड जैसी प्ले ओपन होती है, कोरस एंटर करती है, एंड उसके साथ साथ बहुत सारी प्रीस्ट और सिटी ऑफ थीव्स के जो सब्जेक्ट्स है यानी कि प्रजा है, वो भी कहाँ आ रही है, राजा के पास आ रही है, कोर्ट में आ रही है राजा से बात करने के लिए। फिर हमें इडिपस और उनके प्रीस्ट के बीच में कॉन्वर्सेशन को देखने को मिलता है, एंड ये पता चलता है कि वो जो प्रीस्ट हैं और वो जो सब्जेक्ट है थीव्स के, वो एक्चुअली इडिपस से प्रे कर रहे हैं कि इस प्लेग को हटाने का कुछ रास्ता निकालो, बिकॉज इस प्लेग की वजह से बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हो रही है, बहुत सारे चिल्ड्रन, वुमेन, कुछ कुछ वुमेन तो डिलीवरी करते ही मर जा रही है इस प्लेग की वजह से। सो प्लीज़ यू डू समथिंग, ठीक है। तो सबको एक प्लीड लेके आते हैं किसके पास, किंग के पास। तो एडिपस क्या कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी क्रियॉन यानी मेरे ब्रदर इन लॉ को कहाँ भेजा है, ओरेकल के पास भेजा है, टू नो द रीज़न फॉर द प्लेग, ठीक है। प्लेग क्यों हो रहा है इसका रीज़न जानने के लिए मैंने ओरेकल में भेजी है। तो ग्रीक ट्रेडिशन में क्या होता था, ग्रीक सिविलाइजेशन में एक ओरेकल हुआ करता था। ओरेकल में क्या हुआ करता था कि एक इंसान होता है, एंड उसमें माना जाता है कि कभी कभी भगवान आते हैं, एंड उस समय पे अगर आप उनसे कुछ पूछे तो वो सही सही सब कुछ क्या करता है, बता देता है, और भविष्यवाणी भी वो करता है, ठीक है। सो दैट इज एन ओरेकल। एंड ग्रीक सिविलाइजेशन में हमें ओरेकल का रोल देखने को मिलता है। क्रियॉन ओरेकल के पास से होके आता है, एनिडिपस को ये बताता है कि जो किंग लायस था यानी कि थीव्स का पहले वाला राजा, उसका मर्डर हो चुका है, एंड जो मर्डरर है वो उसको अभी तक क्या हुआ है, पनिशमेंट नहीं मिला है, एंड वो फ्री घूम रहा है, ठीक है, जिसके वजह से गॉड अपोलो नाराज है, एंड सिटी ऑफ थीव्स में प्लेग फैल गया है, ठीक है। तो इस अगर आप चाहते हैं कि इस प्लेग सिटी ऑफ थीव से प्लेग हट जाए, ठीक है, प्लेग खत्म हो जाए, तो यू नीड टू पनिश द मर्डरर। आपको उस मर्डरर को क्या करना होगा, पनिश करना होगा। अब इडिपस को जैसे ही वो पता चलता है तो वो एक शपथ लेते हैं, एंड पूरा रेजोल्यूट करते हैं कि मैं उस मर्डरर को क्या करूंगा, ढूंढ के निकालूंगा, एंड उसको क्या करूंगा, पनिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे वो कुछ कहते भी हैं, विच आई एम गोइंग टू रीड। This proclamation I address to all Thebans. If any knows the man by whom Laius, son of Labdacus, was slain, I summon him to make clean shrift to me. यानी कि वो कहते हैं कि मैं ये ऐलान करता हूँ कि कोई भी अगर जानता है कि किंग लायस को कौन मारा था, ठीक है, तो वो मेरे पास आओ, एंड एक क्लीन कन्फेशन दो, कन्फेस करो कि हाँ मैंने मारा है, ठीक है। अगर वो अपने क्राइम को कन्फेस कर लेता है, एडमिट कर लेता है, so and if he shrinks, let him reflect that thus confessing he shall escape the capital charge, यानी कि उसको कैपिटल चार्ज नहीं होगा उसके ऊपर। for the worst penalty that shall befall him is banishment, और सबसे बुरा क्या होगा, बैनिशमेंट। यानी कि अगर वो मर्डर सामने आता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने मर्डर किया था, ठीक है, अगर वो अपना कन्फेशन दे देता है तो उसको बहुत बड़ी सजा नहीं मिलेगी, लेकिन क्या किया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि देश निकाला। बैनिशमेंट यानी उस सिटी से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अनस्केथ्ड ही शैल डिपार्ट, अनस्केथ्ड यानी अनहार्म्ड, मतलब उसको कुछ भी क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, कुछ भी चोट नहीं पहुंचाया जाएगा, उसको सिर्फ बैनिश कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन सी द रेजोल्यूशन ऑफ एडिपस। सो एडिपस ये भी कहते हैं कि चाहे वो मर्डर कोई भी हो, मेरा सब्जेक्ट हो, ठीक है, यानी मेरा प्रजा हो या मेरा रिलेटिव ही क्यों ना हो, मैं उसको सजा दिला के ही रहूंगा, ठीक है। तो इतना रेजोल्यूशन वो ले लेता है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक प्रॉफिट को बुलाया जाता है, टाइरेशियस। टाइरेशियस एक प्रॉफिट है यानी कि भविष्यवाणी करता है, एंड ये क्या है, अंधा है, ठीक है, तो इसको बुलाया जाता है। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि टाइरेशियस सच नहीं बताना चाहता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हिचकिचाता है, तो वो पहले पहले सच नहीं बताता है। तो इडिपस क्या करता है, उसको प्रोवोक करता है कि तुम्हें सच बताना ही होगा, तुम जो भी जानते हो मुझे
बोलो। तो प्रोवोक करता है एडिपस, एंड जैसे ही टायरिशियस इज प्रोवोक्ड, तो टायरिशियस क्या करता है, वो बता देता है सच। वो ये बताता है कि एडिपस यू आर द मर्डरर, यानी कि तुमने ही क्या किया है, किंग लायस को का मर्डर किया है। एंड इसके साथ साथ वो कुछ फ्यूचर इवेंट्स भी बता देता है जो इडिपस के साथ होने वाला है। वो क्या बताता है कि तुमने अपनी मदर से शादी की है एंड यू हैव किड्स विथ योर मदर्स, एंड यू विल पोक योर आईज, तुम अपनी आंखें फोड़ लोगे, एंड यू विल एक्साइल हिम योरसेल्फ, और तुम अपने आप को इस देश से क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे। तो ये कुछ फ्यूचर इवेंट्स बता देता पहले टाइरिशियस, ठीक है, भविष्यवाणी कर देता है इसके ऊपर। तो इडिपस क्या होता है, अब बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ठीक है, बिकॉज उसको क्या लगता है कि वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, ठीक है। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज़ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट ऑल्सो। एंड यहीं पे एक टर्म है जो जब हम लोग ग्रीक प्ले को एनालिसिस करेंगे तो वो टर्म अप्लाई होती है, दैट इज ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस का मतलब होता है स्वेलिंग प्राइड, ठीक है, ओवरवीनिंग प्राइड, ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि इडिपस को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि वो कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, दैट इज ह्यूब्रिस। एंड बाद में हमें क्या जानने को मिलेगा कि इडिपस के ह्यूब्रिस के वजह से ही क्या हुआ, उसका अपना डाउनफॉल हुआ। तो अब इडिपस क्या करता है, क्रियोन को कहता है, क्रियोन के ऊपर ये चार्जेस लगाता है कि तुम प्लॉटिंग कर रहे हो अगेंस्ट मी विथ टाइरिशियस, ठीक है, तुम मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे हो, साजिश रच रहे हो इस अंधे प्रॉफिट के साथ मिलकर, ताकि तुम मुझे देश से बाहर निकाल दो और तुम इस राज्य का क्या बन जाओ, राजा बन जाओ, ठीक है। तो इडिपस क्या करता है, क्रियोन के ऊपर एलिगेशंस लगाता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, गुस्सा होता है। एंड इसके बाद इडिपस फिर क्वेश्चंस करता है कि तुम बोलते हो कि मैं मर्डर किया हूँ किंग लायस का, ठीक है, कैसे, मुझे तुम सच बताओ, ठीक है, सब कुछ बताओ मुझे। अब टाइरिसेस क्या होता है, फिर पूरा पता चल जा पूरा बताता है किसको, इडिपस को। अब यहाँ पे बहुत सारी इडिपस के बारे में चीज़ें खुलती हैं। अब ये जो इडिपस है, पहली बात, इडिपस का मतलब क्या होता है। तो इडिपस नाम का मतलब होता है स्वोलन फीट, यानी कि जिसका पैर एकदम पूरी की तरीके से स्वोलन है, ठीक है, सूज गया है, उसे हम लोग बोलते हैं इडिपस, ठीक है। एंड जो इडिपस था उसका भी पैर क्या था, स्वोलन था, एंड वो लंगड़ा के भी चलता है कहीं ना कहीं, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने इनका नाम क्या रखा था, इडिपस रखा था। अब हम लोग को पूरा पीछे जाना होगा इन ऑर्डर टू नो कि इडिपस के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। तो as you know, King Laius और जोकास्टा हस्बैंड वाइफ थे, एंड किंग लायस वाज द किंग ऑफ थीव्स एंड जोकास्टा वाज द क्वीन ऑफ थीव्स। तो दोनों को क्या होता है, एक बच्चा होता है विच इज इडिपस। इडिपस ही उनका रियल बेबी रहता है। एंड ओरेकल ये भविष्यवाणी करता है कि जो इडिपस है वो फ्यूचर में क्या करेगा, अपने फादर को मारेगा, ही विल बी द मर्डरर ऑफ हिज फादर। एंड ये सुनते ही लायस क्या करते हैं, क्वीन जोकास्टा को ये ऑर्डर करते हैं कि तुम जाओ इस बच्चे को मार दो। और वो लोग बहुत ही बेरहमी से क्या करते हैं, उनके पैरों को तार से क्या करते हैं, बांध देते हैं, जिसके वजह से उसका पैर पूरा क्या हो जाता है, सूज जाता है, स्वेल कर जाता है, ठीक है। इसी वजह से उसका नाम पड़ा इडिपस। अब जोकास्टा तो ये काम कर नहीं पाई बिकॉज शी वॉज द मदर। तो वो क्या की, एक शेफर्ड को दे दी कि तुम इसको क्या करो, मार दो। अब वो शेफर्ड भी ये काम नहीं कर पाया, तो वो शेफर्ड क्या किया, एक बहुत ही दूर एक राज्य है जिसका नाम है कॉरिंथ, ठीक है, नाम ध्यान से सुनना, उसका नाम है कॉरिंथ। तो कॉरिंथ के जो राजा रानी थे वो लोग चाइल्डलेस थे, यानी कि उनको कोई बच्चा नहीं था। तो वो शेफर्ड क्या करते हैं, वो एक मैसेंजर को दे देते हैं, एंड वो मैसेंजर फिर वो इडिपस को पहुंचा देते हैं, किसके पास, कॉरिंथ के राजा रानी के पास पहुंचा देते हैं। अब कॉरिंथ के राजा रानी के पास भी अपना कोई बच्चा था नहीं, ठीक है, तो इसीलिए वो लोग इडिपस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद जैसे जैसे इडिपस बड़ा होता है, वो कॉरिंथ में ही बड़ा होता है, ठीक है। उसका बर्थ प्लेस है थीब्स, लेकिन उसका जो वर्क प्लेस है वो है कॉरिंथ। तो कॉरिंथ पे ही क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे ही वो बड़ा होता है, एन अडल्ट हो जाता है, तो ओरेकल क्या करती है, उसके ऊपर भविष्यवाणी करती है कि वो अपने फादर का मर्डर करेगा, ठीक है। ये ओरेकल भविष्यवाणी करती है इडिपस के ऊपर। अब इडिपस को जैसे ही ये भविष्यवाणी पता चल जाती है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो कॉरिंथ छोड़ के भाग जाता है। वो सोचता है कि मैं अगर भाग जाऊं यहाँ से, मैं अपने फैमिली के साथ अगर रहूं ही ना, तो मैं कभी भी मर्डर नहीं कर पाऊंगा अपने फादर का। तो वो वहां से कॉरिंथ से भाग जाता है। एंड वो भागते भागते क्या होता है, एक क्रॉस रोड में आता है, यानी कि चौराहा टाइप का होगा। तो वहां पे किंग लायस अपने साथियों के साथ क्या कर रहे थे, जा रहे थे रथ में। अब
जो इडिपस है, किंग लायस तब तक बूढ़े हो चुके थे, अब उनके साथ इनका इनकाउंटर होता है। तो इडिपस क्या करते हैं, किंग लायस को मार देते हैं अननोइंगली, ठीक है। वो उसको पता नहीं था कि ये मेरे रियल पेरेंट है, रियल बायोलॉजिकल पेरेंट है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मार देते हैं, उनका रथ लेके वो कहाँ पे आ जाते हैं, थीप्स आ जाते हैं। अब अनजाने में ही सही, लेकिन एक भविष्यवाणी क्या हुई, सच हो गई। एंड दूसरी भविष्यवाणी क्या थी कि वो अपनी माँ से शादी करेगा एंड बच्चे भी होंगे। अब जैसे ही वो रथ लेके थीव्स में आता है, ठीक है, तो थीव्स में क्या था कि वो जो थीव्स, सिटी ऑफ थीव्स था, वो स्पिंक्स के चंगुल में फंसा हुआ था। अब स्पिंक्स कौन है, एक तरह का मॉन्स्टर है, बहुत ही अजीबोगरीब दिखने वाला, ठीक है। यानी कि ह्यूमन भी बॉडी है और एनिमल की तरह चार पैर भी हैं, और उसका जो माथा है वो शेर का है। तो अगर आप गूगल करेंगे तो स्फिंक्स का आपको पिक्चर मिल जाएगा। तो उस टाइम पे थीप्स के ऊपर किसका कब्जा था, स्फिंक्स का कब्जा था, ठीक है। तो स्फिंक्स क्या करती थी, एक रिडल पूछती थी हर एक किसी से, एंड जो भी उसे नहीं बोल पाता था वो उसको क्या करता था, खा जाता था। अब यहीं पे इडिपस जो था, ही वॉज यंग एंड ही वॉज इंटेलिजेंट ऑल्सो, एंड वो स्फिंक्स के पास जाता है एंड उस रिडल को क्या करता है, सॉल्व कर देता है। एंड स्फिंक्स फिर क्या करता है, वहां से भाग जाता है। अब इस क्रियोन यानी कि जोकास्टा का जो भाई था, वो ये ऐलान किया था कि जो भी स्फिंक्स के रिडल को सॉल्व कर देगा वो थीव्स का राजा बन जाएगा और मेरी बहन यानी जोकास्टा से वो शादी करेगा, ठीक है। तो इडिपस ने क्या किया था, स्फिंक्स के रिडल को सॉल्व कर लिया था। अब पूरा थीव्स जो है वो स्फिंक्स के चंगुल से आज़ाद हो गया था। अब जोकास्टा से वो क्या किया, शादी करनी है। अननोइंगली उसने अपने फादर का मर्डर कर लिया। अननोइंगली उसने अपने माँ से भी शादी की एंड उनके 4 बच्चे थे जिसके नाम थे पॉलिनाइसिस, एटिकल्स, इस्मेनी एंड एंटीगनी, ठीक है। तो जाने अनजाने में क्या होता है, उसके ऊपर जो 2 भविष्यवाणी की गई होती है वो दोनों पूरा हो जाता है, ठीक है। अब ये पूरा सच था जो इडिपस को नहीं पता था, लेकिन टाइरिशियस को पता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें फ्लैशबैक के ज़रिए मिलती है विद द हेल्प ऑफ कोरस। एंड इसके बाद क्या होता है कि जो इडिपस होता है वो दौड़ के, इस सब बातों पर उसको कुछ विश्वास नहीं होता है, तो वो दौड़ के फिर क्या करता है, जोकास्टा के पास जाता है, अपनी वाइफ के पास, एंड उससे ये सब कुछ पूछता है। तो जोकास्टा बोलते हैं कि तुम ओरेकल की भविष्यवाणी को इतना सीरियसली मत लो, क्योंकि मैं जब लायस के साथ मेरा जो बच्चा हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर भी एक भविष्यवाणी की गई थी कि उसका जो बेटा होगा वो लायस को मारेगा, ठीक है। तो ही विल बी द मर्डरर ऑफ हिज फादर। लेकिन ये भविष्यवाणी सच नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने उसको क्या कर दिया था, एबेंडन कर दिया था, ठीक है। अब यहीं पे जोकास्टा के दिमाग में भी कुछ खटका, ठीक है। एंड इडिपस को भी क्या हुआ, समझ में आया, उसको भी याद आया कि हाँ, क्रॉस रोड में मैंने भी एक ओल्ड मैन को क्या किया था, मारा था, मर्डर किया था, ठीक है। अब धीरे धीरे सभी चीज़ क्या हो रही है, अनफोल्ड हो रही है, ठीक है। अब जोकास्टा यहाँ पे बहुत मना करती है कि प्लीज़ तुम अब मर्डर को मत ढूंढो, इस सबको छोड़ दो, ठीक है, लेट इट बी। लेकिन इडिपस को इतना कॉन्फिडेंस रहता है अपने ऊपर, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, वो जोकास्टा कभी बात नहीं मानता है एंड उसको कंटिन्यू करता है, ठीक है, मर्डर को ढूंढने को कंटिन्यू करता है। अब क्या होता है कि मैसेंजर को बुलाया जाता है जिन्होंने कॉरिंथ के राजा रानी को एडिपस दिया था। तो अब जैसे ही वो मैसेंजर आता है, ठीक है, तो मैसेंजर सब कुछ क्या करता है, रिवील कर देता है। तो यहाँ पे सब कुछ साबित हो जाता है कि इडिपस कौन है, किंग लायस और जोकास्टा का बेटा है। एंड इडिपस ने ही किंग लायस को मारा है, एंड इडिपस ने ही अपनी माँ जोकास्टा से क्या किया है, शादी किया है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब ये सब कुछ सुनते ही जोकास्टा पागल हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या करती है, सुसाइड कर लेती है, सी हैंग्स हरसेल्फ, ठीक है। अब जैसे ही इडिपस को पता चलता है कि जोकास्टा ने अपने आप को खत्म कर लिया है, तो इडिपस क्या करता है, जोकास्टा के गाउन से एक पिन निकालता है और अपने आप को क्या करता है, अंधा कर लेता है, ठीक है। क्योंकि उसको भी बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि इसने कितना बड़ा क्राइम कर लिया। एंड एक बात आपको याद रखना है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे सोफोकल्स ने इडिपस रेक्स लिखा था, उस टाइम पे पैट्रिसाइड मैट्रिसाइड को बहुत ही बड़ा सिन माना जाता था। पैट्रिसाइड यानी कि फादर को किल करना, मैट्रिसाइड यानी मदर को किल करना, ये सबको बहुत बड़ा सिन माना जाता था, जिसके वजह से देखिए इतना बड़ा पनिशमेंट एडिपस को मिलता है। तो वो भी क्या करता है, अपने आंखों को फोड़ लेता है एंड ही एग्जाइल्स हिमसेल्फ, अपने आप को क्या करता है, एग्जाइल कर देता है। अब थीप्स का राजा कौन बन जाता है, क्रियोन बनता है। अब एडिपस क्या होता है, थीप से बाहर चल जाता है, तो ही इज बैनिश्ड।
तो ये था पूरा एडिपस रेक्स की स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हुई होगी। सो आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो ट्वाइस, ताकि चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, यू नीड टू हैव अ क्रिस्टल क्लियर स्टोरी of Oedipus Rex. Okay, so now in this section we are going to look at the chorus and the importance of chorus, and then we will analyze some speeches of chorus and we will see the importance in general. So what is chorus? So chorus is basically a group of singers, dancers or actors. So कोरस क्या है? एक ग्रुप ऑफ डांसर्स है, एक्टर्स है और सिंगर्स है। ठीक है, जैसे कि अभी जैसे आज के ज़माने में बॉलीवुड में गाना होता है, ठीक है, तो उसमें एक लीड सिंगर होता है एंड वो लीड सिंगर जो भी बोलता है एंड उसको पीछे से सारे ग्रुप ऑफ सिंगर्स क्या करते हैं, उसको दोहराते हैं। ठीक है, तो लीड सिंगर यानी कि जो गा रहा है, मेन सिंगर, एंड जो दोहरा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरस बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिंगर्स। तो वही होता है कोरस। सो इन अर्लियर टाइम्स जब ग्रीक में प्लेस लिखे जाते थे, उस टाइम पे कोरस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस था एंड कोरस होता ही था। ठीक है, तो इट यूज टू बी एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अ ट्रेजेडी ऑफ अ प्ले। तो कोरस होता ही था उसमें। लेकिन आज के ड्रामाज में हमें कोरस का कम से कम इस्तेमाल देखने को मिलता है। किसी किसी ड्रामाज में तो कोरस होता ही नहीं है, लेकिन पहले कोरस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था एंड कोरस होता था। एंड कोरस का काम क्या होता था? कोरस का काम होता था पूरे प्ले को अच्छे से सुनना एंड जजमेंट पास करना एंड कमेंट करना ऑन द प्लॉट। एंड जो कोरस होता था वो प्रोटैगनिस्ट या कैरेक्टर्स को काउंसिल भी करता था। ठीक है, यानी सलाह मशवरा भी क्या करता था? देता था। तो इडिपस रेक्स में भी हमें बहुत जगह ऐसे देखने को मिलता है कि कोरस इडिपस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, कोरस कमेंट कर रही है ऑन द प्लॉट, एंड कोरस ऑडियंस ऑडियंस के साथ भी क्या कर रही है? इंटरैक्ट कर रही है। सो एज आई जस्ट टोल्ड यू द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्ले। तो पहले क्या होता था? प्रोलॉग, जिसमें प्ले का जो सब्जेक्ट होता था उसको इंट्रोड्यूस किया जाता था। नेक्स्ट होता था एक्सोडस। एक्सोडस में क्या होता था कि कोरस एंटर करता था एंड कोरल ओड को क्या करता था? चैंट करता था। तो यहीं पे आप देखते हैं कि पहले कैरेक्टर्स तो आया ही नहीं, लेकिन पहले कौन आया? कोरस आया। तो कोरस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट in Greek play. And for your kind information, as I have just पिछले यूनिट में जैसे मैंने बताया था कि ग्रीक थिएटर बिगैन टू ऑनर द पैंथियन ऑफ गॉड। पैंथियन ऑफ गॉड यानी डायनिशियस, ठीक है, और भी बहुत सारे गॉड्स को ऑनर करने के लिए ये ग्रीक थिएटर को की शुरुआत हुई थी, वहीं पे इमर्ज हुई थी द 6th सेंचुरी BCE। ठीक है, एंड पहले क्या होता था कि कोरल ओट्स होते थे। तो कोरस 15 से 50 लोगों का ग्रुप होता था एंड दे यूज टू चैंट कोरल ओट। एंड कोरल ओट किसको डेडिकेट करता था? गॉड डायोनिशियस को डेडिकेट करता था। एंड वहीं से आप कह सकते हैं कोरल ओट कोरस से ट्रेजेडी इमर्ज हुई है। एंड मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले ट्रेजेडी में सिर्फ एक ही कैरेक्टर हुआ करता था एंड वो कैरेक्टर कोरस के साथ इंटरैक्ट करता था एंड ऐसे ही प्ले को इनैक्ट किया जाता था। लेकिन एस्किलस, जो फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी भी कहा जाता है, फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है जिन्हें, उन्होंने सेकंड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया अपने प्लेस में। एंड सेकंड दो कैरेक्टर होने की वजह से डायलॉग डिलीवरी बढ़ गई एंड कोरस का भी क्या हुआ? काम बढ़ गया। एंड सोफोकल्स ने तीसरे कैरेक्टर को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं विच यू नीड टू रिमेंबर। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? जैसे ही प्ले ओपन होता है, कोरस एंटर करता है एंड कोरस से हमें पता चलता है कि द सिटी ऑफ थीव्स इज सफरिंग फ्रॉम प्लेग। प्लेग से सफ़र कर रहा है एंड जो प्रीस्ट है, सब्जेक्ट है, वो कहाँ जा रहे हैं? इडिपस के पास जा रहे हैं। ठीक है, उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए प्लेग का। तो ये चीज़ हमें किससे पता चलती है? कोरस से पता चलती है। एंड और एक बात कि बहुत सारे चीज़ों को स्टेज में दिखाना इज़ नॉट पॉसिबल। अभी हम लोग तीसरे यूनिट में, थर्ड यूनिट में हम लोग यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस को पढ़ेंगे। तो यूनिटी ऑफ एक्शन क्या कहती है? यानी कि जो एक्शन चल रहा है वही एक्शन चलेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। जैसे इडिपस रेक्स रेक्स में कौन सा एक्शन चलता है? तो इडिपस रेक्स में कोर्ट वाला एक्शन होता है, जहाँ पे इडिपस मर्डरर को क्या कर रहा है? फाइंड कर रहा है। ठीक है, एंड बाकी जो बैक स्टोरी है, एडिपस किसका बेटा था, वो कॉरिंथ कैसे पहुंचा, उन्होंने लायस की कैसे मर्डर की, स्फिंक्स के रिडल्स, ये सब स्टेज में नहीं दिखाया जाता। तो ये सब हमें पता कैसे चला? ये सब हमें पता चला विद द हेल्प ऑफ कोरस। ठीक है, तो
बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिनको हम स्टेज में नहीं दिखा सकते, एंड विद द हेल्प ऑफ कोरस हमें सब कुछ पता चलती है। कोरस हमें फ्लैश बैक फ्लैश फॉरवर्ड देती है, जिसकी वजह से हमें पूरा स्टोरी पता चलता है, एंड वो जो प्लॉट है वो अच्छे से अनफोल्ड होता है। अगर आप मेरे शकुंतला के वीडियोस देख चुके हैं, अभिज्ञान शकुंतला, उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें 7 एक्ट हैं। देयर आर 7 एक्ट्स इन दैट प्ले, एंड हर एक एक्ट में कुछ कुछ एक्शन ही परफॉर्म की जाती है, लेकिन बहुत सारा जो स्टोरी है, ठीक है, जो ऑलरेडी बैकग्राउंड में हो चुकी है, एंड वो सब फिर स्टेज में नहीं होता है। वो सब किससे पता चलता है? कोरस से पता चलता है, या जो डायरेक्टर है वो बताते हैं, ठीक है। तो जो बैक स्टोरी होती है वो हमेशा हमें कोरस से मालूम पड़ती है। तो दिस इज एन अनदर इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ कोरस। तो सबसे पहले ही सेक्शन 1 में ही कोरस का एंट्री होता है, कोरल ओड्स गाया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि सिटी ऑफ थीब्स में प्लेग फैली है, ठीक है, एंड सारे जो प्रीस्ट हैं, सब्जेक्ट है, वो कहाँ जा रहे हैं? इडिपस के पास जा रहे हैं। So this was the role of chorus, and in this section 2, the chorus tries to calm Oedipus down, who is in arrogance charges both Creon and Tiresias of conspiring to overthrow him. It asks him not to be stubborn and unrelenting. ठीक है। तो सेक्शन 2 में हमें क्या देखने को मिलता है कि इडिपस बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइरेसिस सच बता देता है कि यू आर द मर्डरर एंड यू हैव मर्डर्ड किंग लायस, ठीक है। अब इडिपस को क्या लगता है कि क्रियॉन जो है वो प्लॉटिंग कर रहा है मेरे अगेंस्ट विथ टाइरेशियस, ताकि वो मुझे ओवरथ्रो कर दे, मुझे इस सिटी से निकाल दे और खुद राजा बन जाए, ठीक है। तो इडिपस को ये लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। उसको ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्सा आता है। अब उसके गुस्से को शांत करने के लिए कोरस क्या करती है? उसको काम डाउन करती है, उससे इंटरैक्ट करती है। तो यहाँ पे भी हमें एक कोरस का इस्तेमाल देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, रोल देखने को मिलता है। द कोरस दस गिव्स द किंग सेज काउंसिल, यानी कि जो कोरस है वो काउंसिल भी प्रोवाइड करती है टू द कैरेक्टर्स। जो कोरस है वो मार्गदर्शन भी करती है कैरेक्टर्स की। So these are some stuff which you need to know about the chorus, because आप अगर ग्रीक प्ले पढ़ रहे हैं तो chorus is an inseparable part. Without chorus, without its role, you cannot just know the story. Okay, you will also have to know about the chorus. So this is the importance of chorus, and the chorus makes its appearance again. पहले तो section 1 फिर section 2 में देखने को मिलता है, फिर final section में देखने को मिलता है, chorus का appearance देखने को मिलता है। एंड उस टाइम पे जो कोरस है वो प्लॉट के ऊपर कमेंट करती है, ठीक है, इडिपस के प्रीडेकमेंट के ऊपर कमेंट करती है। एंड जो मॉरल्स हमें उस ट्रेजेडी से ड्रॉ करना चाहिए, वो मॉरल्स को क्या करती है? वो रीइटरेट करती है, ताकि हम लोग जब थिएटर से बाहर निकले तो उस मॉरल्स को अपने साथ क्या करें? लेके जाए अपने साथ, ठीक है। तो ये कोरस करती है। सो दीज आर दी इम्पोर्टेंस ऑफ कोरस। और यहाँ पे बहुत कुछ कुछ स्पीचेस का इस्तेमाल किया गया है, स्पीचेस यहाँ पे दी गई है। सो इट इज़ योर जॉब टू रीड इट। आप इसको अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे एनालिसिस भी दिया है। एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ लेट मी नो and in the comments, and I will surely address them. So till then, happy learning. Bye bye. I'm signing out.